गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था सीए फाइनल की केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। और लास्ट लेक्चर में हम 2 केस स्टडी के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और केस स्टडी में हम पूरे प्रोविजंस को समझते हुए आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो देखिए आपका जो थर्ड केस स्टडी है ये क्या कहता है, ज़रा इसको एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी एमसीक्यू बेस अभी नए ट्रेंड में इंस्टीट्यूट ने पूछने शुरू किए हैं, उसमें देखिए सीए एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म है। सीए एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है जिसको जेडएक्स कंपनी ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। यहाँ तक एक लाइन क्लियर है कि जेडएक्स कंपनी ने सीए एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस है कि वो हॉकी स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा, वो भी रूरल एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि इससे आपको हिंट मिल गया कि ये सेक्शन 8 वाली कंपनी है, क्योंकि जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, जिसको आप एनपीओ के रूप में जानते हैं, जो कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड होती हैं। तो इन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन कर रखा है। ठीक है, ये आपको एक हिंट दे दिया इन्होंने कि कंपनी किस टाइप की है। फिर इन्होंने कंपनी के कुछ डेटा शेयर किए हैं आपके सामने कि कंपनी का जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट रहता है वो एस्टिमेट किया गया था कि लगभग 50 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रहेगा, जबकि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। इसलिए दिस प्रॉफिट वुड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। क्योंकि ये कंपनी एनपीओ है, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, तो वो अपने मेंबर्स को यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो फिर कहेंगे सर फिर क्या काम मिलेगी पैसा, तो जो सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको वो अपने उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए आगे कंटिन्यू यूज करती है, उसी में अप्लाइड करती है। तो इन्होंने ये हिंट दिया कि हाउएवर इट वुड बी अप्लाइड टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन द कंट्री। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये उसी में पैसा खर्च करेगी। अब साहब जब ऑडिटर ऑडिट करने गए तो उन्होंने क्या देखा उसके बारे में बातें करते हैं। ऑडिटर के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, ये तो कंपनी की हिस्ट्री आपको बता दी गई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो लेटेस्ट ऑडिट हो रही है, उस ऑडिट के दौरान ये कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑडिटर के द्वारा बनाए गए। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं बाय द ऑडिटर्स। तो ऑडिटर को देखो वहाँ क्या चीज़ें देखने को मिली वो हम बात करते हैं। सबसे पहला बात कर रहे हैं कि कंपनी वाज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको हिंट मिल रहा है कि कारों की तरफ लेके जा रहा है हमें क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी है और कंपनी ने फिक्स असेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे। लेकिन आपको हिंट दे दूं कि ये कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी है जिसके ऊपर कारो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये शायद हो सकता है इससे ये क्वेश्चन बना दे। तो उन्होंने कहा कंपनी के पास में फिक्स असेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है और फिक्स असेट्स कंपनी की लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है। आगे दूसरा ऑब्जर्वेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो मिला कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं किया गया। ठीक है, तो ये एक और हिंट दे दिया। जो कारों का सेकंड पॉइंट आता है कि स्टॉक का और फिक्स एसेट्स के आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं किया गया। और लास्ट जो फिजिकल वेरिफिकेशन था वो जुलाई 2019 में किया गया था। यानी कि आप जिस ईयर की ऑडिट करने जा रहे हो 2021 की, उस ईयर में कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया। ये ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन में लिया। इन ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर ये डिसाइड कर रहा है कि हम इसको कारो रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करेंगे। हिंट मिल गया आपको कि क्या करेंगे, हम कारो रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करेंगे। जबकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि साहब ये जो ऑडिटर का डिसीजन है सही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिटर के अगेंस्ट यहाँ पे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब आपको ये जो ऑब्जर्वेशन से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डिस्कशन हुए ऑडिटर मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं करो, ऑडिटर कह रहा नहीं हमें रिपोर्ट करना है। फाइनली मैनेजमेंट की जीत हुई और सीए ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक का। इसके बाद में आगे इन्होंने थोड़ा सा लाइन को घुमाया। ठीक है, यहाँ तक की बेसिक बातें कारों पे लाके रोक दी इन्होंने। अब केस स्टडी में ये होता है कि इन्हें बहुत बड़ा केस बनाना होता है, तो एक चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कर देते हैं ये। तो यहाँ तक तो कंपनी ऑडिट का केस स्टडी थी ये। अब ये ऑडिट रिपोर्ट पे चले जाएंगे। इनका ये जो सीए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास में एक अनोदर कंपनी है एलएस लिमिटेड और एक है केडी बैंक लिमिटेड। इनके भी ऑडिटर हैं। ठीक है, होंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक सीए के पास कई तरह की ऑडिट आती है।
हाँ, लेकिन इसको देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे एलएस लिमिटेड की ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट में और ऑडिटर की ओपिनियन में डिफरेंस थे। मैनेजमेंट कुछ और कह रहा था, ऑडिटर की ओपिनियन कुछ और बन रही है। सर किस रिगार्डिंग डिफरेंसेस थे? वो है एज टू विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज विच द ऑडिटर शुड टेक इनटू द अकाउंट टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, यानी कि की ऑडिट मैटर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर दोनों के बीच में ओपिनियन को लेकर डिफरेंसेस थे। इन्होंने कहा कि साहब की ऑडिट मैटर कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, तो कुछ चीज़ें इन्होंने कंसीडर करी। पहला कि साहब हम उनको की ऑडिट मैटर मानेंगे जिनका इफेक्ट आता है ऑडिट पे ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आए हैं जिनका ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है, ऑडिटर कह रहा है वो मेरे लिए की ऑडिट मैटर है। दूसरा ऑडिटर कह रहा है कि जो भी हाई रिस्क वाले एरिया हैं जो मैनेजमेंट ने खुद ने माने हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने हमें रिपोर्ट करके दिए हैं कि हाँ इनमें रिस्क का लेवल ज़्यादा है, वो हमारे लिए की ऑडिट मैटर हैं। थर्ड ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर के जजमेंट्स, ऑडिटर के खुद के जजमेंट्स उन एरियाज को लेकर जो फाइनेंशियल में इंक्लूड हैं दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जिनमें मैनेजमेंट के भी जजमेंट्स क्या हैं इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिला के ऑडिटर ये कहना चाह रहा है कि हम इन 3 पॉइंट को की ऑडिट मैटर मानेंगे, मैनेजमेंट के जजमेंट को, हाई रिस्क एरिया को और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे 701 रेफर करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ही एरिया होते हैं जिनको अपन क्या मानते हैं, की ऑडिट मैटर मानते हैं। अब ये फिर केस को तीसरी तरफ ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि साहब बैंक की ऑडिट करने गए थे आप, केडी बैंक लिमिटेड, मतलब एक साथ देखो 3 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। कंपनी ऑडिट को कारों कवर किया, ऑडिट रिपोर्ट का ऐसे 701 कवर किया। अब ये बैंक की तरफ मूव हो गए, यानी बैंक ऑडिट की बात करेंगे। अभी ये कह रहे हैं साहब केडी बैंक लिमिटेड की ऑडिट के दौरान ऑडिटर और मैनेजमेंट के ओपिनियन में डिफरेंसेज है, मतलब अब बैंक में भी ऑडिटर और मैनेजमेंट की ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि साहब अमाउंट और कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको डिस्क्लोज करने की जरूरत है कंटिजेंट लायबिलिटी में। मैनेजमेंट मना कर रहा है कि नहीं साहब ये कोई कंटिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को लेकर डिफरेंसेज है, आपसे राय ये मांगेंगे। ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व किया कि साहब 59 एग्रीकल्चर लोन अकाउंट हैं जिनमें से दिल्ली सरकार के द्वारा गारंटी दी गई है और वो लगभग 29 लाख के थे जो पिछले 2 साल से ओवरड्यू चल रहे हैं। यानी कि 59 एग्रीकल्चर लोन अकाउंट जिनकी टोटल अमाउंट लगभग 29 लाख होती है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा जिनकी गारंटी दी गई है लेकिन वो एनपीओ हो चुके हैं, ओवरड्यू हो चुका है। दूसरा दिया कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है 73 एग्रीकल्चर लोन अकाउंट की, जिनमें 25 लाख रुपए टोटल अमाउंट बनती है और वो भी 2 साल से ओवरड्यू चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये आपको हिंट दे दिया बैंक ऑडिट का, और बैंक ऑडिट में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गारंटी है तो हम उसको कभी भी एनपीए नहीं मानते हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो वो गारंटी को कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको एनपीए मान लिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हिंट दे रहे हैं आपको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बना देंगे। 6 कॉरपोरेट लोन थे जिनमें से 3 की गारंटी दिल्ली सरकार ने दी है, 3 की गारंटी भारत सरकार ने दी है, घुमा फिरा के बात वही है, और 6 का टोटल अमाउंट 25 लाख हर एक कंपनी का है, यानी 25 × 6। जो पिछले 3.5 मंथ से ड्यू हैं, तो 3 महीने से ऊपर जाते हैं यानी 90 डेज से ऊपर जाते हैं वो एनपीओ हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में देखेंगे नहीं, दिल्ली सरकार वाले को अपन एनपीओ मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबके? आगे बच्चों समझ में। अब ये कह रहे हैं कि ऑन हियरिंग अबाउट द एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी एंड कंपनी। सी एंड कंपनी का खूब नाम था मार्केट में, उनकी बढ़िया सर्विसेज की तारीफ सुनकर उनको कुछ चीज़ें, कुछ नए असाइनमेंट और ऑफर हुए। एक जीएसटी असेसिंग ऑफिसर ने इन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप स्पेशल ऑडिट करो अंडर सेक्शन 66 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो देखो अब ये आपको सीजीएसटी एक्ट की तरफ ले चले। तो इस क्वेश्चन में देखो कितनी मजेदार बात है, कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन ले लिया, ऑडिट रिपोर्ट का ले लिया, बैंक का एनपीए वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, और फिर जीएसटी एक्ट पे ले गए कि सब स्पेशल ऑडिट के लिए असेसिंग ऑफिसर ने अप्रोच किया। जबकि मैंने आपको बताया था 66 में जो स्पेशल ऑडिट होती है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे का पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट वाला बंदा है वो कभी भी अपॉइंट नहीं कर सकता, और जिस कंपनी का टर्नओवर कितना था 1 करोड़ था। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि आप स्पेशल ऑडिट कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनपुट जो टैक्स क्रेडिट लिया गया, आईटीसी जो ली गई है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा लग रही है।
इतनी आईटीसी इनको नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको ऐसा लगा। फिर इन्होंने ऑफर किया कि साहब आप आरएस जनरल, एक और ऑफर आया उनके पास में, आरएस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को ऑडिट को एक्सेप्ट करो। तो देखो बैंक ऑडिट के साथ अब इंश्योरेंस वाले चैप्टर पे भी आ गई। जो प्रपोज किया गया है कि जो कंपनी थी उसको प्रपोज मतलब सेटअप किया गया था, पेडअप कैपिटल 113 करोड़ की और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस 17 करोड़ की, इसके साथ उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया। तो अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है। अब ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर कर ली, सुन ली, इसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि जो न्यू असाइनमेंट आए हैं उनको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अब हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है 3.1। ये कह रहे हैं कि जो सी एंड कंपनी ने ये फाइनली डिसाइड किया है कि ठीक है हम कारो रिपोर्ट में फिक्स असेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने का और फिजिकल वेरिएशन नहीं होने का कारो रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेंगे। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया मैनेजमेंट के कहने पर। पहले उनके व्यू थे कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बाद में वो मान गई। तो क्या उनका ये जो एक्सेप्ट करना जस्टिफाइड था? अगर था तो उसका रीजन क्या है? तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, हिंट दिया आपको कि ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त है और गाँव में जाके उसको हॉकी के स्पोर्ट्स की प्रमोशन करने हैं। तो जो सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है उन पे कारो अप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए सी एंड कंपनी का जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। वो इसको इग्नोर कर सकती है रिपोर्टिंग के लिए। कारो इज नॉट अप्लीकेबल टू जेडएक्सी लिमिटेड, और जब इस कंपनी के ऊपर कारो अप्लीकेबल ही नहीं है तो रिपोर्टिंग का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता कि कारो अप्लीकेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, इनका जस्टिफिकेशन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहे हैं ऐसे 240 के अकॉर्डिंग आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना चाहिए जब फिक्स एसेट्स को इनको लेकर, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक लगे, लेकिन बेटा ऐसे 240 तब आता है जब फ्रॉड की कोई इंडिकेशन मिले। अगर कोई कंपनी एसेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है या फिजिकल वेरिएशन नहीं कर रहा, तो ये इशारा नहीं है इस बात का कि वो फ्रॉड होंगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। 320 में ये कह रहे हैं कि हाँ ऑडिटर ने इग्नोर किया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मटेरियल चीज़ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक जो होता है वो बहुत मटेरियल होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। इसके बाद में आ जाओ बच्चों 3.2 पर। ये कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए बाय केडी कंपनी। केडी कंपनी के द्वारा टोटल कितनी लोन की अमाउंट है जो एनपीए के रूप में क्लासिफाइड करनी चाहिए। तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोन थे। तो एक बार वापस बैक आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट का क्वेश्चन पूछा ना इन्होंने, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला इन्होंने कहा कि 59 एग्रीकल्चर लोन है जो 29 लाख के हैं, ठीक है, जिनकी गारंटी किसने दी? दिल्ली सरकार ने। तो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी मान्य है नहीं, तो ये एनपीए हो गए पूरे के पूरे कितने रुपीज़ के? 29 लाख के। दूसरा कह रहा है 73 अकाउंट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी वो एनपीए होते ही नहीं तो इसको इग्नोर कर दो। तीसरा कहा है 6 कॉर्पोरेट लोन है जिनमें से 3 की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की है और 3 की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इन 6 की अमाउंट 25-25 लाख ईच थी, तो 55 इंटू 3, तो 75 प्लस 29, तो ये टोटल हो गया आपका 104। क्लियर है आपके? सर आपने 25 कहाँ से लिया? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ 25 लाख फॉर ईच कंपनी, और आपने कहा सर 3 क्यों लिए? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को तो इग्नोर करो, एनपीए मानते नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी कोई मायने नहीं रखती, एनपीए मानेंगे, तो इसलिए हमने 3 जो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी वाले थे 25 इंटू 3 वो ले लिया। तो इसका राइट आंसर आएगा 104, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसके बाद में जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.3। ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो ऑडिटर के द्वारा एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, बैंक की कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो बच्चों आपने बैंक में कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, और उसमें पढ़ा था कि साहब बैंक के द्वारा अगर कोई भी गारंटी दी गई है ग्राहक के बिहार पर कुछ भी, चाहे वो कहीं भी हो, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही है कि जो गारंटी दी गई है वो क्या होगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा।
बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल बिल परचेज बाई केडी बैंक लिमिटेड, केडी बैंक लिमिटेड ने जो टोटल बिल परचेज करें उसका परसेंटेज, वो कोई ज़रूरी नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटी हो। क्लेम जो बैंक के अगेंस्ट किए गए और बैंक ने उसको डेप्ट एक्नोलेज कर लिया, जब उन्होंने खुद ने एक्नोलेज ही कर लिया तो वो तो डेप्ट बन गया ना, इसमें कंटीजेंसी रही नहीं है। और तीसरा अनपेड सैलरी है, यानी सैलरी तो देनी ही देनी है, इसमें भले वो कोर्ट में ट्रायल में चल रहे हो कुछ भी हो, तो इसमें कोई कंटीजेंसी की बात नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 3.4 वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑडिट। साहब स्पेशल ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करने का पॉसिबल रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये ऑडिट 5 करोड़ से ऊपर ही अप्लीकेबल होती है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, स्पेशल ऑडिट कभी भी कराई जा सकती है। ये जीएसटी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके द्वारा बोलने पर होती है। तो इसका देखो राइट आंसर जो है वो ये है कि सच ऑडिट हैज़ टू बी कॉल्ड अपॉन बाई असिस्टेंट कमिश्नर, एसी के द्वारा ही बुलाई जा सकती है। जबकि क्वेश्चन में हिंट दिया था कि जीएसटी ऑफिसर ने कहा, तो जीएसटी ऑफिसर के पास पावर नहीं है, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर का आपके पास रिक्वेस्ट आती तो आप इसको एक्सेप्ट करते, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 3.5 कि क्या सीए एंड कंपनी जस्टिफाइड है इस बात को लेकर कि हम आरएस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन सर्विस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करें, और अगर जस्टिफाइड है तो क्यों है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कम से कम 100 करोड़ रुपए की कैपिटल उसके पास होनी चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल। इसके कम है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा यस, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ होनी चाहिए, और उस 100 करोड़ में प्रीमियरली एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो इसमें यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन में हिंट दिया था आपको कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये रहा इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसकी पेडअप कैपिटल 113 करोड़ है, लेकिन उसमें से 17 करोड़ प्रीमियरी एक्सपेंसेस इंक्लूड है। तो 113 में से अगर मैं 17 लेस कर देता हूँ तो ये होता है 96 करोड़। तो बच्चों 96 करोड़ है, जबकि मिनिमम पेडअप कैपिटल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए 100 करोड़ की होनी चाहिए, उसके बिना वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो ही नहीं सकती एज ए इंश्योरेंस कंपनी। और आपको यहाँ पर जब लीगल कंप्लाइंसेज ही पूरी नहीं हो रही तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया यस, कि इंश्योरेंस कंपनी के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें से प्रीमियरी एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक केस स्टडी था जो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया सबके? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले इसको स्टडी कराता हूँ। रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, तो हिंट मिल गया आपको कि ये बैंक ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पब्लिक पीएसयू सेक्टर का बैंक है, मतलब ये नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जो 1964 में बना था, बहुत पुराना बैंक है। और इसकी ऑल ओवर इंडिया 183 ब्रांचेज हैं, पूरे इंडिया में 183 ब्रांचेज हैं 31 मार्च 2020 को। और इनके पास में जो डिपॉजिट्स है, यानी जो पब्लिक से पैसा ले रखा है इन्होंने, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे एफडी के रूप में हो, टोटल डिपॉजिट 50,000 करोड़ की इनके पास में है। और इस बैंक का एक जो मोटो है, जो एक लाइन है, वो है रॉयल्टी लाइज इन लॉयल्टी। रॉयल्टी बैंक ये कहता है कि साहब रॉयल्टी लॉयल्टी में होती है, आपको ईमानदारी और किसी के साथ में पूर्ण सेवा के साथ आपको काम करना चाहिए, यही रॉयल्टी है जो आपकी लॉयल्टी है। चलो डायलॉग है, इससे क्या फर्क पड़ना है। आगे कह रहे हैं स्टेचुरी ऑडिटर जो था 1920 का, वो था पीके एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी इस बैंक के ऑडिटर थे पीके एंड एसोसिएट्स। ऑडिटर ने जब ऑडिट शुरू करी और खासकर किस चीज़ को देखना शुरू किया, एडवांसेस को, जो बैंक की सबसे मेजर असेट्स होती है। बैंक जो पब्लिक को लोन देता है उसे हम एडवांस कहते हैं। उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स नोटिस किए। क्या क्या पॉइंट नोटिस किए? सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब एडवांस था जो एक मिस्टर एक्स नाम के बंदे को दे रखा था, जिसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ पढ़ी है अपन ने
स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी कोई मायने नहीं रखती है और ये ओवरड्यू हो गया तो ये एनपीए माना जाएगा, चूंकि ये नवंबर 20 से ओवरड्यू है। ठीक है, अगर आप 21 की बात कर रहे हैं तो आप देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो चुके, यानी 3 महीने हो चुके, तो ये नवंबर 20 से ड्यू चल रहा है, यानी ये अकाउंट एनपीए हो चुका है। 20 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, मिस्टर वाई को हमने एक एडहॉक लिमिट दी थी। अब आप कहेंगे सर ये एडहॉक लिमिट क्या होती है? एकदम शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 10 दिन 15 दिन, कॉल मनी जैसा है ये, समझ गए? तो बैंक क्या करता है, 10-15 दिन के लिए एडहॉक मनी देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सब मिस्टर वाई को एडहॉक अमाउंट दे दी, लेकिन बाद में उसको रिव्यू नहीं किया और 120 डेज हो चुके हैं सैंक्शन किए हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई रीपेमेंट नहीं आया, कोई रिव्यू नहीं किया। तो बच्चों एडहॉक लिमिट भी जितने टाइम के लिए दी जाती है, अगर उसमें नहीं आता तो अकाउंट क्या हो जाता है, एनपीए। इसके बाद में इन्होंने कहा कि ये एडवांसेस जो हैं ये कौन सी ब्रांच ने दिए थे, 183 में से जो मेरठ की ब्रांच थी उसने दिए थे। ठीक है, और वो ब्रांच इतनी छोटी थी कि उसकी कॉन्करेंट ऑडिट नहीं होती, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट के कॉन्सेप्ट मैंने बैंक में बताए थे कि टोटल जो एडवांसेज हैं उसका 50% कॉन्करेंट ऑडिट में कवर होता है। अब वो चाहे एक ब्रांच हो चाहे 50 ब्रांच हो। अगर टोटल बैंक ने मान लीजिए 5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में बांट रखे हैं लोन के रूप में, तो उसमें 2.5 लाख करोड़ तक के लोन को आप कॉन्करेंट ऑडिट में कवर करेंगे। अब वो चाहे एक ब्रांच दे चाहे 50 ब्रांच दे। तो उस एंगल से मेरठ की जो ब्रांच थी उसने ये काम किया और मेरठ की ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट हुई नहीं। बैंक ने एक समर्थ लिमिटेड है उनको भी 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, और 1 फरवरी 2020 को ये लोन सैंक्शन किया था। सैंक्शन लेटर में कुछ शर्तें लिखी हुई थी, जो लिखी हुई थी कि साहब हम जो आपको ये 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो 20 करोड़ रुपीज़ का हम आपको लोन दे रहे हैं, इसको आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? तो कह रहे हैं फैसिलिटी, यानी कि जो लोन को फैसिलिटी बोलते हैं, ये यूज की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रमोटर जो 10 करोड़ के थे। उनका साहब प्रमोटर के अनसिक्योर्ड लोन जो 10 करोड़ के हैं, इन 20 करोड़ में से 10 करोड़ तो आप उनको चुका देना। दूसरा इन्होंने कहा कि आपकी जो फैक्ट्री लैंड है आप उसको डेवलप करो, कंस्ट्रक्शन कराओ, लेकिन ज़मीन खरीदने का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं है। जो ज़मीन आपको खुद को खरीदनी है और फिर उसको डेवलप कराओ, कंस्ट्रक्शन कराओ, जो फरीदाबाद में आप नया ऑफिस बना रहे हो वो बनाओ, 10 करोड़ रुपए आपको वहाँ यूज करने। तो कंपनी ने 2 पर्पज़ के लिए इसको पैसा दिया बैंक ने, अनसिक्योर्ड लोन पे करने के लिए और नया ऑफिस सेटअप करने के लिए। अब कंपनी के पास जो 20 करोड़ रुपए आए उसको उसने यूटिलाइज कैसे किया वो इन्होंने डिटेल दी। इन्होंने कहा लैंड परचेज करी 9 नए ऑफिस की 4 करोड़ की, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये इन्होंने साफ साफ ही कह दिया कि लैंड कॉस्ट के अलावा है, तो ये गलत काम कर लिया इन्होंने। दूसरा कहा साहब आप डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस करो, न्यू एक्सपेंसेस के हमने 11 करोड़ उसमें लगा दिए, जबकि इसमें 10 करोड़ ही अलाउ थे। तो ये है तो सही, लेकिन 1 करोड़ यहाँ पर आपने एक्सेस खर्चा कर दिया जो बैंक के नॉर्म्स में नहीं था। तीसरा इन्होंने कहा कि आप अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट कर दिया 3 करोड़, जबकि उनको करना था 10 करोड़। कोई बात नहीं, कम यूज चलेगा, लेकिन मैक्सिमम यूज जितना सैंक्शन में लिखा हुआ वही कर सकते हो। और एफडी बना दिया आपने 2 करोड़ की, टेम्परेरी बनाई हो, लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं थी। तो 2 काम इसके सही रहे, 2 काम गलत रहे, और 2 जो सही रहे उसमें भी हल्की सी डिफरेंसेस रहे। तो बैंक जिस पर्पज़ के लिए लोन देता है, अगर उसको उस पर्पज़ में यूटिलाइज नहीं करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। कंपनी की टोटल बोरोविंग बैंक से थी 60 करोड़ की, 20 करोड़ ये सैंक्शन हुआ, उससे पहले के भी लोन थे। इसके बाद में देखो इन्होंने होल्डिंग सब्सिडी कंपनी और इंश्योरेंस को कनेक्ट करा कि रॉयल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट है इसका मतलब चाइल्ड भी होंगे इसके, तो वो किसकी पेरेंट है? 100% होल्डिंग है इस बैंक के पास में, किसकी? रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। तो रॉयल बैंक लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके 100% पैसा बैंक ने लगा रखा है। जब जनरल इंश्योरेंस की ऑडिट की बात आई तो उसकी ऑडिट कर रहे थे AK & कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुंबई में है, वो उसकी ऑडिट कर रहे थे, और उन्होंने ये इसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री जो बताई वो इस तरीके से बताई। ये हिस्ट्री जो है आपकी बच्चों इंश्योरेंस कंपनी की हिस्ट्री है। इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने बताया कि टोटल असेट जो है वो 700 करोड़ की है बैंक की, टोटल लायबिलिटी 415 करोड़ की है, और कैपिटल 200 करोड़ की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो असेट साइड में 700 करोड़ असेट साइड में है,
इधर कैपिटल साइड में 200 करोड़ और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं 415 करोड़, बाकी का डिफरेंस कुछ और चीज़ होगी। अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, तो ये भी इंश्योरेंस वाले टॉपिक पे आ गए। री इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, ट्रीटी होते हैं, नॉन ट्रीटी होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, फैक्युलेटेटिव होते हैं। तो अब ये आपसे इंश्योरेंस के टाइप पे भी बात कर सकता है, और इन्होंने हिंट भी दे दिया कि उन्होंने एबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि वो फायर की रिस्क को ही कवर करेंगे। तो बच्चों इस टाइप का जो इंश्योरेंस होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर रिस्क अज्यूम की जाती है उसको अपन फैक्युलेटेटिव इंश्योरेंस कहते हैं, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एबीसी री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, और उसने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एबीसी के साथ किया है रॉयल इंश्योरेंस ने। मिस्टर पी जो पीके एंड एसोसिएट का पार्टनर है वो इंश्योरेंस एक्ट के तहत सर्वेयर और लॉस असेसर के रूप में भी काम कर सकता है, उसके लिए वो ऑथराइज था और उसने काम किया। लेकिन उसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात की परमिशन नहीं ली कि हम इसके ऑडिटर भी हैं और हम इसके सर्वेयर भी बन रहे हैं, तो ये चीज़ उसने परमिशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से नहीं ली। तो बच्चों ये इन्होंने पूरा केस बना दिया जिसमें आपको बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस इन दोनों को कवर कर लिया। और 99% केस में बच्चों ऐसा ही होता है, कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स ऑडिट, ये 5-4 चैप्टर हैं बच्चों जिन पे आप फोकस करना है, जिन पे ज़्यादा एमसीक्यूज बनेंगे केस स्टडी वाले। आजकल कुछ ट्रेंड ऐसा भी आ गया कंसोलिडेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ड्यू डिलीजेंस के ऊपर, कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर भी केस स्टडी बनाते हैं, पर वो केस स्टडी आसान होती है, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको वो पॉइंट ध्यान होने चाहिए। देखो कैसे अभी क्वेश्चन पढ़ोगे मालूम चल जाएगा। एके एंड कंपनी ने कारो रिपोर्ट में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया, हैव नॉट इंक्लूडेड ए रिपोर्ट ऑन कारो, यानी कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारो रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया। तो पहले तो आप ये पता करो कि एके एंड कंपनी किसका ऑडिटर है, किसका ऑडिटर है, फॉर रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और अब आपने मेरे से अच्छे से पढ़ा हुआ है कंपनी ऑडिट में कि कारो 2020 बोल दो या एक जो पहले वाली है 2016, दोनों में सेम चीज़ है कि कारो किन किन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। कारो ओपीसी पर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कारो स्मॉल कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है, कारो सेक्शन 8 वाली कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है, कारो बैंकिंग कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है, कारो इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्स के लायक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इन्होंने कहा साहब आप समर्थ लिमिटेड के स्टेचुरी ऑडिटर हो, तो आपने ये आइडेंटिफाई किया टोटल अमाउंट जो आपको कारो 2016 के पैरा 3 के क्लॉज 9 में अप्लीकेबल है। तो बच्चों ये जो अभी नवंबर का एग्जाम है इसमें इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि कारो 20 नहीं पूछेंगे आपसे, कारो 16 पूछेंगे। तो कारो 16 का जो क्लॉज 9 है जो आपको कहता है कि अगर आपने कोई टर्म लोन लिए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो, जिस पर्पज़ के लिए आपने टर्म लोन लिया उसी के लिए यूटिलाइज हो। अब चूंकि समर्थ लिमिटेड ने बैंक से, रॉयल बैंक से 20 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था जो 2 पर्पज़ के लिए अलाउ था, 10 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोमोटर्स के हैं उनको पे करने के लिए, और 10 करोड़ रुपए नए ऑफिस के डेवलपमेंट और सेटलमेंट के लिए। अगर उसके अलावा कहीं और यूज कर लिया तो वो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि बताओ कितनी अमाउंट जो है ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन फॉर द पर्पज अदर देन फॉर विच दे वर ऑब्टेन, कितनी अमाउंट उन्होंने गड़बड़ काम में ले ली। तो देखो 4 करोड़ रुपए की तो उन्होंने फैक्ट्री परचेज करी थी, ये गड़बड़ कर दी, क्लियर है। और आपको ध्यान हो बच्चों तो 1 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया, और 2 करोड़ रुपए की उन्होंने एफडी बना दी, 3 करोड़ का उन्होंने क्या किया था, अनसिक्योर्ड लोन। टोटल यूटिलाइजेशन कैसे किया था उन्होंने, 11 करोड़ के डेवलपमेंट, 2 करोड़ की एफडी, 4 करोड़ की लैंड परचेज करी और 3 करोड़ का रीपेमेंट किया था
अनसिक्योर्ड लोन का, ऐसे करके 20 करोड़ को यूज किया। जबकि बैंक की नज़र में 10 करोड़ रुपए आपको यहाँ यूज करने थे और 10 करोड़ रुपए आपको यहाँ यूज करने थे। ठीक है, तो अब हम इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से गड़बड़ हुए। पहला, लैंड परचेज करने का टोटली गड़बड़ है, जो अदर देन सैंक्शन के लिए है। 1 करोड़ रुपए यहाँ एक्सेस चला गया क्योंकि 10 करोड़ ही अलाउ थे, 1 करोड़ रुपए आपका ये आ गया, और 2 करोड़ रुपए आपने एफडी कराई, ये गड़बड़ हो गई, 2 करोड़ ये आ गया। तो टोटल मिला के 7 करोड़ रुपीज ऐसा है जो बैंक ने सैंक्शन किया था, लेकिन दूसरे पर्पज़ के लिए, और उसको यूटिलाइज कर लिया दूसरे पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स 3 करोड़ के ही हुए जबकि देने थे 7 के। तो ये जो 7 करोड़ है वो कहीं और यूटिलाइज हो गए। तो अमाउंट ही पूछिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 7 करोड़ रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द फर्म एडवाइज विच एडवांस शैल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। तो देखो, 2 लोगों को लोन दिए थे, एक्स को और वाई को। तो इनमें ये पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा ऐसा है जो एनपीए है, कौन सा ऐसा है जो एनपीए। तो एक बार पहले रिपीट करा दूं, एक्स को कौन सा लोन दिया था और वाई को कौन सा लोन दिया था। इन्होंने देखो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया था, मिस्टर एक्स को लोन दिया था जो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी और वो ओवरड्यू हो रहा है, तो वो तो एनपीए हो गया। तो मिस्टर एक्स वाला तो एनपीए है। अब बात करते हैं मिस्टर वाई को, वो दिया था एडहॉक लिमिट, पर एडहॉक लिमिट के लिए इन्होंने हिंट केवल रिव्यू के लिए दिया है कि साहब उन्होंने रिव्यू नहीं की, ये नहीं कहा कि साहब पेमेंट नहीं दिया या उसका कुछ हो रहा है। तो रिव्यू नहीं करना कोई एनपीए का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर इसका 120 डेज से पेमेंट नहीं आता तो एनपीए का कॉन्सेप्ट होता। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या होगा, मिस्टर एक्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, मिस्टर एक्स। इसके बाद में 4.3 पे आ जाओ बच्चों। ये बोल रहे हैं कि बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ ऑडिटर के रोटेशन का, कि क्या समर्थ लिमिटेड में रोटेशन अप्लीकेबल होगा। तो इन्होंने एक क्वेश्चन में हिंट दिया था कि टोटल बोरोविंग इसकी कितनी है, 60 करोड़ की है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर उसको रोटेशन घुमाना पड़ेगा, यानी कि ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यस, क्योंकि टोटल बोरोविंग कितनी थी, 60 करोड़। हाँ, यहाँ पे आप एक जिद बहस कर सकते हो, सर 60 करोड़ किससे है, मेंबर से है, डायरेक्टर से, वो तो गिनते ही नहीं हम। तो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, खाली इतना ही लिखा है कि इस बैंक से टोटल 60 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है। तो बैंक से आउटस्टैंडिंग है तो वो तो कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज टोटल बोरोविंग फ्रॉम ऑल बैंक्स, हिंट दे दिया बैंक। तो हमें यहाँ पे मेंबर्स और डायरेक्टर के बारे में सोचना ही नहीं है, और हिंट भी दे रहा है कि बैंक से है कितनी, 60 करोड़ की। तो 50 करोड़ से ऊपर होते ही ऑडिटर के रोटेशन के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है। इसके बाद में बच्चों 4.4, ये आपका क्वेश्चन सॉल्वेंसी मार्जिन का है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्वेंसी मार्जिन मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका 1.5 गुना यानी कि 150% क्या बनाती है, सॉल्वेंसी मार्जिन बनाती है। आपको मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए। तो बच्चों सॉल्वेंसी मार्जिन जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कहा हुआ है कि मेंटेन करना पड़ता है इनको। सॉल्वेंसी मार्जिन हर एक इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन करना होता है 150% ऑफ एक्सेस होना चाहिए, यानी कि 1.5 गुना एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस असेट्स ओवर लायबिलिटीज। क्लियर है। लायबिलिटी के ऊपर जो असेट्स है वो उसका 150 गुना एक्सेस होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको इसमें बताया था कि टोटल असेट जो है वो आपको दी हुई है 700 करोड़, जो क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने। और लायबिलिटी साइड में मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज जो दी गई हैं वो 415 करोड़ की हैं और कैपिटल 200 करोड़ की है। ऐसे करके ये क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दिया था। तो अब देखो लायबिलिटी कितनी है, 415, इसका कर दो 1.5 या 150%, एक ही बात है, 1.5 गुना कर लो। तो 415 का 150% अगर अपन करते हैं
तो ये आता है 622.5। इतनी एसेट्स कम से कम होनी चाहिए तो मान लिया जाएगा कि सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन है, जबकि कंपनी के पास में एसेट्स कितनी है 700 करोड़ की। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है। 4.4 का आंसर ए, यस सॉल्वेंसी मार्जिन हैज बीन मेंटेन, इसलिए देयरफॉर नो एक्शन इज नेट। क्लियर है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 4.5। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मिस्टर पी ने जो काम किया है एज ए सर्वेयर और लॉस असेसर, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 11 के अकॉर्डिंग परमिटेड है या वायलेशन है, ये आपको बताना है। समझ रहे हो आप। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 12 क्लॉज पढ़े हैं, उनमें से जो 11 नंबर का क्लॉज है वो क्लॉज कहता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस करने से पहले सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने उस क्लॉज में ये क्लियर किया कि कुछ तो हैं जनरल परमिटेड और कुछ हैं स्पेशल परमिशन। जनरल परमिशन का मतलब है कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने खुद ने ही परमिट कर रखा है। और स्पेशल परमिशन का मतलब है कि पहले प्रायर अप्रूवल लेनी है इंस्टीट्यूट से, फिर वो काम कर सकते हो, और वो अप्रूवल देना या नहीं देना इंस्टीट्यूट के खुद के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि सर्वेयर एंड लॉस असेसर का जो काम है ये जनरल परमिशन की कैटेगरी में आता है और उसने बिना पूछे ये काम एक्सेप्ट किया तो कोई वायलेशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जनरल परमिशन ऑलरेडी काउंसिल ने ग्रांट की हुई है, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4.6। अब ये इंश्योरेंस का टाइप पूछ रहे हैं कि बताओ रॉयल इंश्योरेंस कंपनी और एबीसी इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस हुआ वो किस टाइप का है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रिस्क अज्यूम करते हो, केवल एक पर्टिकुलर रिस्क, जैसे इस क्वेश्चन में हिंट दिया था कि आपने एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से केवल फायर इंश्योरेंस के लिए रिस्क को कवर करवाया, अर्थक्वेक या कोई थेफ्ट इनको कवर नहीं करवाया, तो इस टाइप का इंश्योरेंस जो केवल पर्टिकुलर रिस्क को कवर करता है वो क्या कहलाता है, फैक्यूलेटेटिव री इंश्योरेंस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फैक्यूलेटेटिव री इंश्योरेंस, जब भी कोई वन पर्टिकुलर रिस्क को कवर करते हो। और इसके बाद में लास्ट आ जाओ बच्चों, कारों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कारों आपने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करी, क्या ये सही था। तो अपना आंसर बहुत सिंपल है इसका, यस, क्योंकि कारों कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं होती। तो आपने जो इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करी और उसमें कारों रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो ये इंक्लूड करना भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पे कारों अप्लीकेबल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे जो अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ आज आपकी 2 केस स्टडी मैंने और कंप्लीट करा दी है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 नंबर की केस स्टडी को आप ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या कहना चाह रहा है, मैसर्स बजाज एंड एसोसिएट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उनको अपॉइंट किया गया पीएनजीसी लिमिटेड के द्वारा। तो एक पीएनजीसी लिमिटेड ने मैसर्स बजाज एंड एसोसिएट्स को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया। कौन से ईयर के लिए, 2019-20 के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पीएनजीसी एक लिस्टेड कंपनी है, आपको हिंट दे दिया कि ये कंपनी कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है जो आयरन और स्टील के जो वार्स होते हैं, यानी जो अपने सरिये देखे हैं आयरन के स्टील के, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व है। और ये लिस्टेड कंपनी है, टॉप 100 कंपनियों में आती है, यानी कि लार्ज कैप वाली कंपनी, सॉरी टॉप 1000 कंपनीज में आ रही है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में ये आती है। 1920 इसका फर्स्ट ईयर था इनकॉर्पोरेशन का, यानी अभी नई नई कंपनी बनी है। कंपनी ने सेबी की सारी एलओडीआर की रेगुलेशंस की जो रिक्वायरमेंट है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रेगुलेशन, सबको फुल्ली कंप्लाइन किया है, सबकी कंप्लाइंसेज है। तो यहाँ तक आपको इन्होंने हिंट दे दिया कि क्वेश्चन किस पे बनाने वाले हैं, अभी एलओडीआर रेगुलेशन पे बनाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि साहब इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ऑडिट स्टार्ट हुई तो मैनेजमेंट ने ऑडिटर के साथ एक डिस्कशन किया, और जो इसका बजाज एंड कंपनी का सीनियर पार्टनर थे, मिस्टर बजाज एंगेजमेंट पार्टनर थे, वही ऑडिट करने आए थे। उनके साथ डिस्कशन किया कि साहब हमारी कंपनी में स्ट्रॉन्ग 3 एलिमेंट्स हैं, 1 इज द रिस्क, 2 इज द कंप्लायंस, 3 इज द रिस्क, 4 इज द कंप्लायंस। 4 एलिमेंट्स हैं, 1 इज द रिस्क, 2 इज द कंप्लायंस, 3 इज द कंप्लायंस। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और हमारे यहाँ पे विसल ब्लोइंग पॉलिसी भी है। विसल ब्लोइंग पॉलिसी का मतलब होता है जो ही हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ होती है हमें इंडिकेशन मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ एचआर पॉलिसी भी है, कंपनी का खुद का कोड ऑफ कंडक्ट भी है, हमारी खुद की एथिकल पॉलिसीज भी हैं। तो मिस्टर बजाज ने कहा बहुत अच्छी बात है। ये बातें मिस्टर बजाज ने अपनी ऑडिट टीम को बता दी कि साहब जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और एंटिटी लेवल के कंट्रोल पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट कि इतनी बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, आप कुछ सेकंड थॉट मत रखो, सब पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एडवाइस किया कि आप ना ये जो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम उसमें वेस्ट मत करो, आप ज़्यादा फोकस करो इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल जो हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है उन पे फोकस करो। डायरेक्ट तो हमको मालूम, हम बता रहे हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं काम, आप तो इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल पे फोकस करो। देखो बच्चों ये घुमाते घुमाते LODR से घुमाते हुए क्वेश्चन को ले गए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाले चैप्टर पे कि सब कैसे कैसे कंट्रोल यहाँ पे होते हैं। फर्दर PNGC लिमिटेड ने क्या किया, एक क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी बनाई जो लिस्टेड कंपनी को बनानी जरूरी होती है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई, ठीक है, जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जरूरी होती है। 1920 इसका पहला ईयर था इनकॉर्पोरेशन का। कंपनी की जितनी भी कमेटियां थी दोनों की दोनों, कौन कौन सी, ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इन्होंने 2 बार ड्यूरिंग द ईयर मीटिंग करी है। वर हेल्ड ट्विस्ट का मतलब 2 बार इन्होंने मीटिंग करी है, कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग 2 बार उन्होंने मीटिंग भी करी, ठीक है, जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर थे वो सारे डिस्कस करे। अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने भी 4 बोर्ड मीटिंग्स करी, 1920 में 4 बोर्ड मीटिंग्स उन्होंने करी है, तो बोर्ड मीटिंग 4 होनी जरूरी भी है। ये कह रहे हैं सेकेंड मीटिंग तक कंपनी के 5 डायरेक्टर थे, जिनमें से 2 और डायरेक्टर बाद में ज्वाइन हो गए फर्स्ट मीटिंग के बाद, ठीक है। सेकेंड मीटिंग में 5 डायरेक्टर थे टोटल, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर किए इसके इम्प्लीकेशंस जब भी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की को सर्टिफाई कर रहा है। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है उनमें ऑडिटर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी कुछ कहना होता है और उसको उन्होंने सर्टिफाइड भी किया। सर्टिफाइड किया तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक बंदा ऐसा था जिसको रेमोरेशन दिया जा रहा था, मिस्टर सुशील को। वो टोटल जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे उनको जो रेमोरेशन दिया गया टोटल रेमोरेशन उसके 10% से एक्सीड था। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में बताया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव पार्टनर्स को डायरेक्टर्स को, टोटल जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको दिए जाने वाले रेमोरेशन का किसी एक पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी होती है। तो इन्होंने लिखा कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ऑडिटर ने पाया कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो रहे हैं मिस रूपाली, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 7 कंपनियों में भी है, और उन 7 कंपनी में से 4 जो हैं वो लिस्टेड कंपनी हैं, उनके इक्विटी शेयर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। फर्दर इन्होंने ऑडिट करते टाइम में पाया कि मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट का एक पार्ट है। विथ रेस्पेक्ट टू नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये ऑडिटर के द्वारा मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप इनको वेरीफाई करें। तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई वेरीफाई करें और आप इनके ऊपर कमेंट भी करें। ऑडिटर ने इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद में बच्चों 1920 से जो इसका फर्स्ट ईयर था इनकॉर्पोरेशन का, कंपनी जो है वो अपने मार्केट को बढ़ाना चाह रही है, काफ़ी एक्सपेंशन प्लान लेके आ रही है। तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने आपको अप्रोच किया, बैंक के पास भी अप्रोच किया कि हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत है ताकि हम हमारे बिजनेस को रेज कर सकें। फिर ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने अकॉर्डिंगली ऑडिटर को रिक्वेस्ट करी कि साहब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्यूचर की वायबिलिटी के ऊपर भी बना के दो कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि हमको बैंक से लोन लेना है। सब ऑडिट कमेटी की एक मीटिंग जो 1920 में हुई थी उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किए गए थे। मिस्टर बजाज खुद उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, ऑडिट कमेटी भी बुलाई गई थी कमेंट करने के लिए। तो मिस्टर बजाज ने उसमें कुछ कमेंट करना है तो करने का उनको पावर दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेंज करने के रिगार्डिंग लिए गए।
और जिनमें मेजॉरिटी वोटिंग भी पड़ी थी। ये तो गया केस स्टडी। ये पूरा का पूरे केस में आपने देखो नॉन एग्जीक्यूटिव का रेमुनेशन का टॉपिक आ गया, ऑडिट कमेटी के कॉन्सेप्ट आ गए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के कॉन्सेप्ट आ गए, कौन सी कमेटी को कितनी मीटिंग करनी होती है उसके ऊपर पूछ लिया, साल में कितनी बार मीटिंग करनी होती है, कौन उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या वोटिंग पावर है, कितनी कोरम है, ये कुछ इन्होंने हिंट दे दिए। अब हम इसके ऊपर बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होकर हम इनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे। 5.1 पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी मिस्टर बजाज ऑडिट प्लान। मिस्टर बजाज का ऑडिट प्लान क्या होना चाहिए रिगार्डिंग द चेकिंग ऑफ डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। क्योंकि यहाँ मिस्टर बजाज ने ये कहा था कि आप सेकंड थॉट ही मत रखो, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एकदम सॉलिड है, और कंपनी भी ये कह रही है कि आप इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल पे फोकस करो। ठीक है, ये बातें आपने स्टडी करी है अभी। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि साहब डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को हम फोकस करें कि नहीं करें, इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल के कंट्रोल को करें कि नहीं करें, क्या करें, क्या करना चाहिए ऑडिटर को। ये 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन सही है वो सेलेक्ट करना है। इन्होंने देखो ये कहा है कि पहला ऑप्शन कि मिस्टर बजाज को केवल इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ही करना चाहिए, और डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को स्किप कर दो, क्योंकि कंपनी में बहुत बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बेटा कंपनी में कितना ही बढ़िया सिस्टम क्यों ना हो, आपको चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप सैंपलिंग कर सकते हो पर आप स्किप नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है। बी ये कह रहे हैं मिस्टर बजाज को डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल चेक करनी चाहिए डिटेल में, और इनडायरेक्ट को स्किप कर दे। स्किप का नाम ही मत लो आप, स्किप तो कर ही नहीं सकते आप, तो ये भी गलत है। सी कह रहा है कि मिस्टर बजाज को एवेल्यूएट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए बोथ। बिल्कुल सही बात, दोनों को, चाहे वो डायरेक्ट एंटिटी लेवल हो चाहे इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल हो, दोनों को कंसीडर करना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट प्रोसीजर की एनटीई डिसाइड करनी चाहिए। ये हुई दमबार वाली बात। तो ये राइट आंसर हो गया इसका सी। बच्चों अगर आप ये नहीं भी पढ़ते वैसे भी आप आंसर देते तो बता देते, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम का सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या है कि क्या एक ऑडिटर को सिस्टम को कंसीडर करना चाहिए, क्या बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आपको सिस्टम चेक करना चाहिए। रीजन साफ सुथरा सा है कि आप सैम्पलिंग कर सकते हो लेकिन स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों। और फिर हमको डी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डी में फिर ये बात कह देगा कि इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल को डिटेल में चेक कर लो, डायरेक्ट एंटिटी को स्किप कर दो। स्किप का नाम आते तो आप इग्नोर ही कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। अब हम चलते हैं 5.2, ये हो गया आपका डेटाबेस क्वेश्चन। 5.2 ये कह रहा है कि क्या कंपनी ने ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स करी साल में 2-2 बार, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रोविजन मालूम होना चाहिए। प्रोविजन देखो साफ साफ कहता है कि ऑडिट कमेटी को 4 मीटिंग करनी पड़ती है साल में, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को 2 मीटिंग करनी पड़ती है, और बोर्ड मीटिंग को 4 मीटिंग करनी पड़ती है। कम से कम रिक्वायरमेंट है, चाहे काम हो या नहीं हो। एक बार फिर बता देता हूँ, बोर्ड मीटिंग साल में कम से कम 4 होंगी, ऑडिट कमेटी की मीटिंग 4 होंगी, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है वो साल में 2 बार हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में और जो आपको केस स्टडी दिया है इसमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग तो हो गई 2 बार, ये तो ओके है। बोर्ड मीटिंग 4 बार हुई, ये भी ओके, लेकिन ऑडिट कमेटी की मीटिंग सिर्फ कितनी बार हुई, 2 बार। यहाँ ये मामला गड़बड़ कर दिया, इसलिए अपन यस आंसर आती तो आंसर पढ़ना ही मत, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है। 9 में अब इसका रीजन पढ़ना है। तो देखो बी ऑप्शन कह रहे हैं नो, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कंपनी को दोनों कमेटी की कम से कम साल में 4 मीटिंग रखनी चाहिए। यहाँ ये गड़बड़ कर गई, तो इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं कि कंपनी जस्टिफाइड नहीं है 2 मीटिंग रखने की ऑडिट कमेटी की, क्योंकि ऑडिट कमेटी को साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट की वो 2 मीटिंग कर सकती है। तो ये बिल्कुल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम 5.3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है देखते हैं। ये कह रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, जब ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें मिस्टर बजाज भी गए थे, तो बजाज को क्या राइट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर है, ऑडिटर को अपनी बात कहने का राइट होता है, कोई एक मैटर को सर्कुलेट करवाने का राइट होता है, डिस्कशन करने का राइट होता है, लेकिन वोटिंग का राइट उसको नहीं होता।
तो अब हम देखते हैं उसको क्या राइट वो एक्सरसाइज कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं मिस्टर बजाज हैज राइट टू बी हियर्ड एंड बोट, तो यहाँ पे मामला कर दिया बोट का, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। बोटिंग का उसको कोई राइट नहीं है। ये तो बात सही थी, लेकिन ये जो बात कह दी इन्होंने, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है बच्चों? इसके बाद में देखो बी कह रहा है कि मिस्टर बजाज को बोटिंग का राइट है, राइट बोट देने का उसको है ही नहीं, इसलिए ये गलत है। सी कह रहा है कि चूंकि मिस्टर बजाज स्टैच्यूटरी ऑडिटर हैं, इसलिए उनको ना तो सुनने का राइट है ना वोट देने का। यहाँ पे ये बात तो सही है कि उनको वोट देने का राइट नहीं है, लेकिन ये वाली बात इन्होंने कही कि सुनने जाने का राइट नहीं है, तो ये आंसर हो गया, गलत हो गया। क्लियर है बच्चों? डी ऑप्शन कह रहा है कि मिस्टर बजाज के पास में ऑडिट कमेटी की मीटिंग में राइट टू बी हियर्ड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको वोट देने का राइट नहीं है। और यही तो बात कर रहे हैं अपन कि उसे सुने जाने का तो राइट होता है, अपनी बात कहने का राइट होता है, लेकिन वोट देने का राइट उसको नहीं होता। तो 5.3 का राइट आंसर क्या होगा? डी। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.4। ये रेमोरेशन की बात करेगा, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है। जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको इन एमसीक्यूज में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। ये पूछ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एनुअल रेमोरेशन पेबल बाय पीएनजीसी लिमिटेड। पीएनजीसी लिमिटेड एनुअल रेमोरेशन दे रहा है किसको? मिस्टर सुशील को, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो रेमोरेशन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10% दे सकते हो। अगर उससे ज़्यादा देते हो तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, साथ ही साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। एसआर की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? अब हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि क्या कंपनी करेक्ट है कि शेयर होल्डर की हमने एसआर अप्रूवल नहीं ली और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो बिल्कुल कंपनी करेक्ट है, हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कंपनी इज नॉट करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंपनी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, कि उसको शेयर होल्डर की एसआर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। सी ऑप्शन कह रहे हैं कंपनी करेक्ट है, गलत, और सॉरी कंपनी करेक्ट है, नॉट ऑब्टेनिंग एसआर एंड नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि साहब कोई परसेंटेज कुछ होता ही नहीं है, ऐसे कोई अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, तो ये मामला भी गड़बड़ है। ये कह रहे हैं कंपनी इज करेक्ट, कंपनी को एसआर पास करके अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सैलरी दी गई है वो इनका आपस का डिस्कशन का मैटर ऐसा नहीं है। प्रोविजन है, प्रोविजन यही है कि टोटल जो नॉन एग्जीक्यूटिव को रेमोनेशन दिया जाता है उनमें से एक पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव का टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव रेमोनेशन के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो बोर्ड डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अगर वो 10% नहीं 50% से ज़्यादा होता है, और यहाँ तो 10% से ज़्यादा दिया है, तो उसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। 50% से ज़्यादा होता है तो ये जरूरत होती है। लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं 5.5। 5.5 में देखिए पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेसर्स बजाज एंड एसोसिएट्स सो फार इज द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। जो आपने ऑडिट कमेटी वाला चैप्टर पढ़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, उसमें आपने एक टॉपिक देखा था मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिव्यू करे कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस हो रही है कि नहीं हो रही, खासकर उन फैक्ट्स को भी वेरीफाई करेगा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं उनको वेरीफाई करने की नीड नहीं होती। तो पढ़ते हैं। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेसर्स बजाज एंड एसोसिएट्स शुड वेरीफाई एंड कमेंट ऑन द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये गड़बड़ हो गया, हमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई कमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कमेंट देना होता है। तो 5.5 का ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा 5.5 के बी ऑप्शन में कि ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर है इसका। ये कह रहे हैं कि मेसर्स बजाज एसोसिएट्स रिक्वायर्ड है रिव्यू करने के लिए, किसकी? कंप्लाइंसेस की रिव्यू करने के लिए रिक्वायर्ड है। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस हुई या नहीं हुई बिल्कुल सी बात है, लेकिन उसे
नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन सी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ केस का 5.6। व्हाट शुड मेसर्स बजाज एंड एसोसिएट डू विथ रेस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू द ऑडिटर रिगार्डिंग मेंशनिंग अबाउट द कंपनी फ्यूचर वायबिलिटी? जब कंपनी को लोन लेना था और फ्यूचर वायबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो ऑडिटर कभी भी इंश्योरर नहीं हो सकता, भविष्य के बारे में वो बातें नहीं कर सकता। तो कंपनी की ये जो डिमांड है ये बिल्कुल सही नहीं है और ऑडिटर को मना करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑडिटर बिल्कुल मेंशन कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, फ्यूचर के ऊपर हम कभी मेंशन कर ही नहीं सकते, ये आंसर गलत। फिर ये कह रहा है नहीं कर सकते हैं मेंशन, इसलिए ये भी गलत। जहाँ मेंशन आ गया गलत हो गया, जहाँ मेंशन आ गया गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आएगा नो, कैन नॉट मेंशन फ्यूचर वायबिलिटी। अपनी कंप्लायंस सर्टिफिकेट में फ्यूचर के लिए कैसे कह दोगे आप? ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑडिट आर नॉट एन अश्योरेंस एज टू फ्यूचर वायबिलिटी। फ्यूचर वायबिलिटी का हम अश्योरेंस नहीं दे सकते, चाहे वो रिपोर्ट हो चाहे सर्टिफिकेट हो। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? सी। समझ में आ गया होगा सबके। तो आज हमने 3 केस स्टडी कंप्लीट कर ली, केस स्टडी नंबर 3, 4 और 5। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा केस स्टडी नंबर 6 लेकर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।